Good evening everyone. So this is our next revision class on electrodynamics and today we are going to discuss conductors. Okay, तो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिस्कस करेंगे, कंडक्टर पे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग शुभम, नमस्ते विकास कुमार, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर का मतलब क्या है? अ बल्क ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इज अवेलेबल। तो बेसिकली कंडक्टर्स का एग्जांपल क्या है? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? वो मेटल में कहीं भी आ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेटल की सरफेस छोड़कर आएंगे, क्योंकि अगर सरफेस छोड़ने की कोशिश करेंगे तो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उसको वापस अट्रैक्ट कर लेगा। मीन्स वो सरफेस नहीं छोड़ेंगे लेकिन इंटीरियर में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहली जिसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि जो रो होगा वो जीरो होगा, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंडक्टर के लिए क्या रहेगी? जीरो रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, जीरो होने में भी कुछ टाइम लगता है और वो अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, वो मैं भी बता भी दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको फाइनल जो इक्वेशन है वो याद रखनी है। उसके अलावा इंटीरियर में अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो है, इसका क्या मतलब है कि आपने इंटीरियर में कोई भी चार्ज दिया, एनी चार्ज पुट इनसाइड द कंडक्टर, अगर आपने कोई भी चार्ज इनसाइड रखा, दैट विल रिसाइड ऑन द सरफेस। कहाँ पे आ जाएगा? दैट विल रिसाइड, बाहर आ जाएगा, ऑन सरफेस, ठीक है। ठीक है, गाउस लॉ से अगर अपन बात करें तो फिर गाउस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इनसाइड जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंदर कोई रह ही नहीं रहा भाई, ठीक है। अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा? इनसाइड जीरो हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल बी परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की सरफेस है उस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर की आर्बिट्ररी कैसी भी शेप बना लो आप, तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, इसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसको आप बाउंड्री कंडीशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिसकंटिन्यूटी है, इसका मतलब अंदर और बाहर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना। किसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी है? सिग्मा की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी है। लेकिन आपको पता है पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? कॉन्टिन्यूअस होता है। अब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मतलब बाहर भी नहीं होगा, तो अंदर पैरेलल का कोई कंपोनेंट नहीं है तो मतलब बाहर भी नहीं होगा। दिस इज द मेन रीजन। तो कहने का मतलब क्या है? सिर्फ परपेंडिकुलर ही हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस पॉइंट पे बात करूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे बात करूंगा तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स देयर विल बी नो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके ओके, अब देखो, अब पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब इसके अलावा अगर कोई कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई चार्ज मूव कराता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो कोई वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन कब करना पड़ता है? फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी कि conductors are equipotential surfaces. Conductors are equipotential surfaces. कंडक्टर्स क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद मैंने कहा था कि भाई इस रो को भी जीरो होने में कुछ टाइम लगता है, तो उसके लिए देखो आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद रख लेना, मुझे फिलहाल याद नहीं है तो मैं डिराइव कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। तो ये आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो होता है, और जे इज इक्वल्स टू कितना होता है? सिग्मा इंटू ई। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है? कंडक्टिविटी।
बेसिकली J इक्वल टू सिग्मा F होता है, F इज पर यूनिट फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, बट दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म बिकॉज वी नेग्लेक्ट द मैग्नेटिक फोर्स. आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन द क्लासरूम कोर्स. ठीक है, तो जब यहाँ पे ये आप रखोगे तो सिग्मा बाहर आ गया है, डाइवर्जेंस ऑफ E प्लस डेल रो अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0. डाइवर्जेंस ऑफ E इज नथिंग बट रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हो जाएगा माइनस डेल रो अपॉन डेल्टा टी. तो यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल रो अपॉन रो को इधर ले आओ, बाकी चीज़ों को इधर ले आओ, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डेल टी. इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा एल एन रो इक्वल्स टू माइनस सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सम कांस्टेंट सी. टी इक्वल टू 0. टी इक्वल टू 0 पर आपने चार्ज अंदर रखा था, मतलब कुछ भी जो वैल्यू थी वो रो नॉट थी. टी इक्वल टू 0 पर जो आपने चार्ज अंदर रखा वो रो नॉट था. फिर धीरे धीरे चार्ज बाहर आ रहा है, लेकिन कितना बाहर आ रहा है, कितना धीरे आ रहा है, सब चीज़ें ये एक्सप्रेशन बता देगा. तो एट टी इक्वल टू 0 रो कितना मान लेता हूँ मैं, रो नॉट मान लेता हूँ कि भाई टी इक्वल टू 0 पर मैंने जो अंदर चार्ज डेंसिटी रखी वो रो नॉट रखी. तो इक्वेशन बन जाएगा रो इक्वल्स टू रो नॉट, मतलब एल एन रो नॉट आ जाएगा. सी इधर लाओगे तो एल एन रो अपॉन रो नॉट. एक्सपोनेंशियल लोगे, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी कर दी है, इसमें समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप. तो दिस एक्सप्रेशन विल टेल यू हाउ फास्ट और हाउ क्विकली इनसाइड चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस. ठीक है, अब कंडक्टर के लिए सिग्मा बहुत ज्यादा होता है, आइडियल कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट. तो एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट मतलब 0, मतलब इंस्टेंटली रखते ही कहाँ गया, बाहर आ गया. लेकिन इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत लार्ज वैल्यू होती है, तो बहुत जल्दी अंदर का चार्ज बाहर आ जाता है. ठीक है, तो जनरली जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह की बात करते हैं देन वी डू नॉट कंसीडर दिस इफेक्ट. लेकिन जब अपन प्लाज्मा वगैरह पढ़ते हैं, प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, आपके जब एमएससी वगैरह में शायद आपने पढ़ा हो, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेएम वाले पढ़ेंगे ईडी के कोर्स में, उस केस में अपन इस इफेक्ट को कंसीडर करते हैं. अदरवाइज यहाँ अपने को कहीं कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जरूर जा सकता है. तो देखो सिग्मा जितना ज्यादा होगा ये उतना ही जल्दी चार्ज बाहर आएगा. तो कंडक्टिविटी जितनी कम होगी चार्ज उतना ही बाहर आएगा, उतना कम बाहर आएगा, मतलब ज़्यादा टाइम में आएगा. तो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका रो उतनी ही जल्दी 0 होगा. तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, ठीक है. तो ये कंडक्टर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं. किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. गुड इवनिंग शिवांगी. तो चलें आगे, यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोगों को. ओके, विकास इज आस्किंग. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं. तो अब जैसे कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं, स्फीयर की बात कर लेते हैं. हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना. तो अपन बात करते हैं, देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता हूँ यहाँ से. जैसे कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के कभी भी जस्ट बाहर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो आप गाउस लॉ से भी निकाल सकते हो और आप बाउंड्री कंडीशन से भी निकाल सकते हो. बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है, ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कंडक्टर 0 होता है. इसका मतलब जस्ट बाहर अगर आपकी बात करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जबकि एक नॉर्मल प्लेन के लिए, आपने कल इनफाइनाइट प्लेन की जब बात की थी तो उसके लिए वैल्यू कितनी आ रही थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही थी. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही थी. तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो कंडक्टिंग प्लेन के लिए कितना, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द कंडक्टर. ओके, बाकी गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं. गॉस लॉ में क्या था, अंदर की तरफ जो पिल बॉक्स अपन यहाँ पे बनाते हैं तो अंदर की तरफ कोई ये जो है कोई फील्ड ऑफ लाइंस नहीं होंगी तो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा बेसिकली. तो उस तरीके से ये वैल्यू आ जाती है. बाकी आपने बाउंड्री कंडीशन से भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद अपन कंडक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अब एक स्फीयर की बात करता हूँ ना. अब चाहे ये होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, अगर ये कंडक्टर का बना हुआ है तो ये एक होलो स्फीयर की तरह ही काम करेगा. क्यों, क्योंकि आपको भी पता है आपने जो भी अंदर चार्ज दिया वो भाग के बाहर ही आ जाना है. तो ये क्या हो गया आपका सिग्मा.
तो मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आपको होलो कंडक्टर दिया है या सॉलिड कंडक्टर दिया है, दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये किसके बने हुए हैं, कंडक्टर के बने हुए हैं, क्योंकि चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे जाता है। मीन्स कंडक्टिंग स्फीयर विल हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो अब आप इसको गाउस लॉ से बाहर निकाल सकते हो, जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए निकाला था। मतलब ये होलोस्फीयर जैसा बन गया, इसका मतलब जो आप नॉर्मल होलोस्फीयर की बात करते हो सेम वैसा का वैसा इफेक्ट करना है। तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड द कंडक्टर स्फीयर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर कैप सरफेस पे कितना हो जाएगा, ये तो आर ग्रेटर देन आर के लिए सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अंदर कितना हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल की बात करें तो बाहर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इनसाइड कितना हो जाएगा, इनसाइड जितना सरफेस पे है उतना ही होगा। अच्छा, ये इसमें किसी को दिक्कत है क्या कि इनसाइड कैसे आ रहा है ये, बाकी हालांकि आपको 12th क्लास में पता होगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसका मतलब इनफाइनाइट से सरफेस तक जितना वर्क डन हो रहा है, आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो मतलब यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन है उतना ही सेंटर तक लाने में होगा। मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही सेंटर पे होगा। तो ये पोटेंशियल्स हो गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इफ एनीवन हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। ओके ओके, उसके बाद अपन इस पे बेस, जैसे मैंने कहा कि इक्विपोटेंशियल की जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आईआईसी बेंगलोर में आया हुआ है, कल विकास ने पूछा था, तो मैं उस तरीके के क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से अपन उनको डील कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो हाँ, इक्विपोटेंशियल। तो देखो कल क्या क्वेश्चन था और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए कि एक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, कितनी रेडियस है, आर, और इस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक है, इसी मेटल का, यानी कि सेम मेटल का मैंने एक और स्फीयर लिया है, और उसकी रेडियस मान लेता हूं मैं कितनी है, उसकी रेडियस जो है मान लेता हूं r/2 है, और फिर मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देता हूं, कंडक्टिंग वायर से, और पूछ लेता हूं कि कनेक्ट करने के बाद इन पे जो चार्ज जो होगा उसका क्या रेशियो होगा, मतलब किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो इस पे Q1 चार्ज आ जाता है और इस पे Q2 आ जाता है, तो Q1 अपॉन Q2 कितना होगा, ये मैं पूछना आपसे चाहता हूं। अच्छा, अब जो आईआईसी बेंगलोर में जो क्वेश्चन दिया था, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा दूर रखे हुए हैं, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में होना वही चाहिए, अगर आप इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो होना तो वही चाहिए, बताना चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन अपन जनरली सभी केस में नहीं दिया होता तो भी ये ले लेते। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन क्यों कहा, ये दूर दूर रखे हैं, इसलिए ताकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स की वजह से, मतलब आपको पता है इस पे जब चार्ज आएगा तो इनमें आपस में रिपल्शन हो सकता है या अट्रैक्शन हो सकता है, उसकी वजह से इनकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि ये बहुत दूर रखे हुए हैं। इसको समझने के लिए आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए अभी तक आपने पढ़ा कि प्लस चार्ज है, दूसरा प्लस चार्ज है, तो इनके बीच रिपल्शन ही होगा, क्या होगा, रिपल्शन ही होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसपे चार्ज Q1 है प्लस का, और यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टर है जिसपे चार्ज है प्लस का Q2, तो ये नेसेसरी नहीं है कि इनके बीच रिपल्शन ही हो, क्योंकि जो कूलम्ब लॉ है वो सिर्फ किसके लिए लगता है, कूलम्ब लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है। मतलब क्या इनके बीच अट्रैक्शन भी सकता है, यस, दे कैन डू अट्रैक्ट ईच अदर टू। कैसे, ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जैसे मान लो इस पे प्लस का 2 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, प्लस का 2 का क्या मतलब है, इसके अंदर प्लस के एक्स्ट्रा हैं 2 कूलम्ब, ये तो मतलब है। जैसे मैंने 5 बनाए और 3 नेगेटिव बना दी, जैसे इसके अंदर +1 कूलम्ब है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि इसके अंदर एक प्लस का एक्स्ट्रा है और नेगेटिव 4 बना दी, यही मतलब है। मतलब प्लस का एक्सेस होने का मतलब क्या है, नेगेटिव भी चार्ज है लेकिन प्लस एक्सेस कर रहा है, यही तो मतलब है। तो जब ये आप इनको पास रखोगे तो क्या होगा, इनके जो चार्ज है और जो इनके चार्ज है इनमें प्लस, इनके प्लस इसके प्लस से रिपल्सिव फोर्स लगेगा,
और इसके माइनस इसके प्लस से और इसके माइनस इसके प्लस से अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि क्या हो जाए, अट्रैक्शन भी हो जाए। समझ रहे? तो कूलम्ब लॉ इज नॉट वैलिड if charges are not point charges. And what is the meaning by the point charges? If the size of these two spheres is very small in comparison to the distance between these spheres, then we can assume both the spheres as point charge. Okay, so I think you have got my point. So this is the reason why ISC Bangalore mentioned that both these spheres are placed at very far distance. Okay, अब मुझे नहीं पता है शायद एग्जैक्ट वैल्यू ये थी या नहीं थी, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन था, तो कैसे करना है आपको मैं वो बता रहा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि जब भी भैया आपने कनेक्ट किया तो कंडक्टर्स क्या रहना चाहेंगे, इक्वी पोटेंशियल पे रहना चाहेंगे, मतलब इसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो इसके लिए V1 जो है वो कितना होगा, के क्या है यहाँ पे, कूलम्ब कांस्टेंट है, के Q1 अपॉन इसका रेडियस है R, इसका V2 कितना है, के Q2, और इसका रेडियस कितना है, जैसे मान लो इसका रेडियस R1 मान लो, इसका रेडियस R2 मान लो, हालांकि मैंने आपको रिलेशन दे दिया है R और R/2। ठीक है, एक मिनट में कॉल अटेंड कर लेता हूँ। Thanks for your patience. Okay, so we have to just put both these potential equal to each other. So what is the concept? Just put the voltage equal to each other. So we can write k Q1 upon R1, k Q2 upon R2. So basically you have relation Q1 upon R1 upon Q2 upon R2. अब ये रिलेशन आप डायरेक्ट में याद रख सकते हो, आपको ये सब वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे एग्जाम में आए, अब इनका कुछ भी रेशियो दे, आप तुरंत यहाँ पे एडजस्ट हो जाना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हालांकि उन्होंने बताया हुआ है R1 R2 की वैल्यू दी हुई है, जैसे Q1 अपॉन Q2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2, R1 R है और R2 कितना है, R2 कितना है, R/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो Q1 अपॉन Q2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन में कितना पूछा था, 2। इसका क्या मतलब है, पहला वाला है जो Q1 है उस पर दूसरे के कंपेरिजन में डबल चार्ज है, मतलब जो Q1 है वो इसके कंपेरिजन में डबल है। अगर वो रिलेशन भी पूछ ले कि भाई जो मैंने टोटल चार्ज दिया था उसके टर्म्स में रिलेशन बताओ, जैसे यहाँ तो मैंने Q1 अपॉन Q2 पूछ लिया, वो पूछ लेता कि नहीं मुझे तो Q1 की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ Q, कोई भी यहाँ पे जैसे कांस्टेंट आएगा इन टर्म्स ऑफ Q, तो कैसे निकालोगे, ये आपको पता चल गया ये Q1 है और ये Q2 है, और आपको पता चल गया कि Q1 कितना है भैया, 2Q2 है ना, यही बात है, यही बात है। और आपको पता है टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज कैपिटल Q है, Q1 की जगह 2Q2 तो 3Q2 इक्वल्स टू Q, तो Q2 कितना हो गया, Q/3 हो गया, यानी कि 1/3 पार्ट इस पे आ गया और 2/3 पार्ट इस पे आ गया। जैसे अगर ये 1 कूलम्ब होता तो 2/3 इस पे आ गया और 1/3 इस पे आ गया। ठीक है, तो आई होप यू हैव गोट दिस प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ओके, तो विकास को कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था ISC बेंगलोर का, आप लोग करना हो जाएगा।
ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट करके देता हूँ, आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे स्फेयर है जिस पे चार्ज 10 कूलम है, 10 कूलम चार्ज है एक स्फेयर पे, और एक और स्फेयर है, ठीक है, जिस पे चार्ज 5 कूलम या फिर -5 कूलम देते हैं इस बार, है ना, -5 कूलम चार्ज है इसके ऊपर। और जो इनका रेशियो है रेडियस का वो मैं सेम दे देता हूँ, r और r/2 जितना पहले दिया था। और इनको कनेक्ट कर देता हूँ मैं वायर से, मैंने एक वायर से इनको कनेक्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फाइनल चार्जेस बताओ इनके, कि Q1 पे कितना होगा और Q2 पे कितना होगा। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द प्रॉब्लम एंड ट्राई करो, 1 मिनट का प्रॉब्लम है, नहीं होता है तो मैं बता ही दूंगा। वांकी आप क्या कर रहे हो, देखो आप दोनों चार्ज को ऐड कर रहे हो तो टोटल चार्ज के बराबर ही नहीं आ रहा। आपका आंसर में देखो, आप 10 और -5 ऐड करूंगा तो 5 आना चाहिए, तो आपके तो Q1 + Q2 से 5 आ ही नहीं रहा, मीन्स आपका तो आंसर गलत है ना। समझ रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और इस तरीके से कंडक्टर से क्वेश्चन आता है तो इजी ही आता है। अभी कंडक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सब अपन डिस्कस करेंगे, बट आप थोड़े से कॉन्शियस होकर जो है क्लास में बैठिए और कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए यहाँ पे, है ना।
देखो अपने को लगता है कि ठीक है यहाँ कर रहे हैं, एग्जाम में सही कर देंगे, एग्जाम में भी फिर ऐसे ही गलतियाँ हो जाती हैं ना। थोड़ा सा कंसियस होकर आपको क्लास अटेंड करनी है। तो मैं बता देता हूँ वैसे ये। तो सपोज दैट इट हैव अ चार्ज Q1 एंड इट हैव अ चार्ज Q2। ठीक है, तो ये अभी जस्ट अपन ने किया था, जस्ट किया था। तो ये वैल्यू कितनी आती है, मुझे वापस से पोटेंशियल बराबर रखने की जरूरत नहीं है, यही आता है। और Q1 अपॉन Q2 यहाँ से R1 अपॉन R2 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा क्योंकि मैंने सेम रिलेशन दिया है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो Q1 है वो 2 टाइम्स ऑफ Q2 है, 2 टाइम्स ऑफ Q2 है। ठीक है, बट Q1 प्लस Q2 कितना है, नेट चार्ज कितना है, कैपिटल Q, ये कितना है आपका 5 कूलम, क्योंकि ये 10 है, ये -5 है, नॉट 5, आई सेड -5। तो नेट चार्ज इज नथिंग बट 5 कूलम। यहाँ पे टोटल चार्ज लिखना होता है, क्या लिखना होता है, टोटल। आई होप आपने यहाँ पे शायद 10 लिख लिया होगा, शायद ये गलती आपने की हो, आपने इसी का चार्ज यहाँ ले लिया होगा। भाई जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो टोटल चार्ज यहाँ पे लिखना है। ये 10 है, ये -5 है, सपोज दैट यहाँ 5 होता तो मैं यहाँ 15 लिखता। दिस इज टोटल चार्ज। ओके, सो Q1 इज नथिंग बट 2Q2 प्लस Q2, so Q2 will be 5/3 and Q1 will be nothing but 10/3, and this is the final answer, this is the final answer। so Shubham's answer is correct and विकास ने भी कुछ बताया था कि सर Q2 -5/2। यार विकास कुमार कर क्या रहे हो यार। ओके उसके बाद भी आंसर आपका -5/3 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ आपने गलती क्या की। क्या आपने यहाँ पे टोटल चार्ज 10 कूलम लिया, गलती कहाँ की आपने। टोटल चार्ज 10 एंड -5 मतलब 5 आना चाहिए, मतलब बिफोर द कनेक्शन द टोटल चार्ज इज 5 कूलम, आफ्टर द कनेक्शन charges are Q1 and Q2, so Q1 plus Q2 must be 5 coulomb. Where are you doing mistake? -5 ले रहे, टोटल चार्ज -5 क्यों आएगा, टोटल चार्ज +5 आएगा। ओके अब समझ गए ना, टोटल चार्ज लिखना है इसका प्लस इसका, और चार्ज का एडिशन लॉ यूज करना है, मतलब चार्ज आपको उनके साइन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ ऐड करना होता है, मतलब आपको अलजेब्रिक सम करना होता है। ओके तो आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर दोगे। अब जरूरी नहीं है रेडियस का यही रेशियो है, रेडियस का रेशियो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है उनकी अपन बात करते हैं किस तरीके से, मतलब कंडक्टर के अंदर कंडक्टर रख देता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं अपने। तो जैसे मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्वेश्चन की। अच्छा लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आपने कभी ऐसे शायद नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन यहाँ पे क्लास में आपको समझ में आ जाता है या कोई भी पढ़ाता है तब समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में जब आप कोई क्वेश्चन किसी टेक्स्ट बुक से करते हो या एग्जाम में करते हो तो नहीं आता है। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हो, मतलब आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, है ना। अब यहाँ पे तो क्या, हम डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम से आपको तुरंत समझ में आ जाता है। वहाँ पे आप सिर्फ डायग्राम ही नहीं बनता ईडी का कि प्रॉब्लम क्या थी। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, चाहे आप टेस्ट का कोई PYQ कर रहे हो या फिर एग्जाम में दे रहे हो ना। अब यहाँ पे हम लैंग्वेज जनरली नहीं लिखते, है ना, तो यहाँ पे सब समझ में आ जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, एक सॉलिड स्फीयर ले रहा हूँ कंडक्टर का। ठीक है, कंडक्टर का सॉलिड स्फीयर ले रहा हूँ और इसकी रेडियस में ले लेता हूँ a, और इस पर मैंने टोटल चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एक कंडक्टिंग सेल से बंद कर देता हूँ, एक कंडक्टिंग सेल से बंद कर देता हूँ जिसकी रेडियस कितनी है, b है। कितनी है, रेडियस b है। तो अब सवाल उठता है कि भैया आपके 3 रीजन बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों रीजन्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, आप पोटेंशियल बताइए, आप सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन गए, 6-7 क्वेश्चन बन गए, मैं सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया
एक सॉलिड स्फीयर था जिसकी रेडियस a है, उस पर चार्ज टोटल q है, मैंने इसको एक कंडक्टिंग सेल में बंद कर दिया है। सेल मतलब समझते हो, यहाँ पे ये खोखला है, ये रीजन समझ रहे हो, ये जो मैटर है यहाँ पे मैटर नहीं है, कंडक्टर नहीं है, एक सेल है ये, और ये एक सॉलिड स्फीयर है। क्लियर है? ओके, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, जरूर नहीं एक सेल, हो सकता है इसके बाद एक और सेल बना दे, वो करवा दूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा भी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंडक्टिंग सीट चाहे आप कितनी ही थिन क्यों ना ले लो, वो हमेशा ऑटोमेटिकली दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दो लेयर्स के अंदर। तो होगा क्या, इस प्लस क्यू की वजह से ये इसके इनर जो सेल है, इस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस क्यू, और बाहर कितना हो जाएगा? प्लस क्यू। क्या कहा मैंने? अंदर कितना हुआ? माइनस क्यू, और बाहर कितना हुआ है? प्लस क्यू इंड्यूस हुआ है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, जब जस्ट बाहर की बात करता हूं, तो जब मैं बाहर किसी पॉइंट पर निकाल रहा हूं तो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में कह रहा हूं। मैं देखो थोड़ा डायरेक्ट गाउस लॉ से यूज कर रहा हूं, गाउस लॉ से। चलो, समझ में नहीं आया तो बता देना। 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब यहां बनाऊंगा रेडियस गॉसियन सरफेस के, स्मॉल आर लेंगे अपन। कितना चार्ज एनक्लोज होगा? प्लस क्यू, माइनस क्यू कैंसिल, प्लस क्यू, यानी कि क्यू चार्ज एनक्लोज्ड होगा, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया है? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सेकंड रीजन, तो जब मैं यहां पे बनाऊंगा तो कौन सा चार्ज इंक्लूड होगा? ओनली ये चार्ज इंक्लूड होगा। तो जो सेकंड रीजन है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फर्स्ट रीजन के अंदर बनाऊंगा, ये सॉलिड स्फीयर तो है लेकिन चार्ज सरफेस पे ही आ जाता है क्योंकि ये कंडक्टर का है। इसका मतलब कितना होगा? फर्स्ट रीजन के अंदर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब फर्स्ट रीजन में सब जगह ही 0, इसका मतलब सेंटर पे भी 0 ही है ना। तो ये हो गया तीनों रीजन्स के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। अब बात करते हैं अपन पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे ला रहे हो तो कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक। सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको उसी को अपोज करना पड़ रहा है। मींस यू हैव टू राइट ई थर्ड डॉट डी आर वेक्टर, और यहाँ से जब आप करोगे तो ये वैल्यू, अब मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ है ना, आप करके चेक कर सकते हो। ये वैल्यू आ जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किस रीजन में आ गया? थर्ड रीजन में। अगर वो कह देता है कि इसके सरफेस पे कितना होगा? बी बी, तो आर की जगह कितना रख देना? इनफाइनाइट से बी, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रीजन की बात करते कि भैया सेकंड रीजन में बताइए, हमें तो कहाँ बताइए? सेकंड रीजन में बताइए। ठीक है, तो सेकंड रीजन के लिए पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो थर्ड रीजन का है उसको आपने क्रॉस किया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से बी तक। उसके बाद आपको किसका अपोज करना पड़ेगा? आपको सेकंड जो रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज करना पड़ रहा है ई सेकंड डॉट डी आर वैक्टर। तो यहाँ से आप इनको सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करोगे तो ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आएगा। इसको सोल्व करोगे तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन आर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन बी, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वी सेकेंड भी कितना आ जाएगा? वी सेकेंड भी कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान रखना ये कंडक्टिंग शेल है। अगर ये होलो स्फीयर जैसा कुछ होता, मतलब सेल नहीं, इसको होलो स्फीयर क्या कहें, मतलब लाइक सिंगल लेयर है इसकी। अगर मैं इसी में 2 रेडियस ले लेता, अभी एक सवाल करवा दूंगा, तो फिर ये चीज़ नहीं आएगी, तो एक क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रीजन में ये है। तो अब यहाँ कितना होगा? लिमिट्स में क्या फर्क पड़ेगा? ये बी से लेके ए हो जाएगा, तो ये तो इससे कैंसिल ही होगा। तो अगर मैं इस सरफेस की यहाँ पे बात करूँ तो वी ए कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। और कंडक्टर के जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है, तो इसका मतलब सेंटर पे कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है? तो पोटेंशियल्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब ये तो मैंने इंटीग्रेशन से बताया आपको, अब मैं डायरेक्ट भी लिखना बताऊंगा। मैं आपको डायरेक्ट पोटेंशियल लिखना सिखाऊंगा, एंड दैट विल बी एन अमेजिंग मेथड,
क्योंकि आपको बिना अब पोटेंशियल पूछा है, वाई वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, हम क्यों कैलकुलेट करें। मैं आपको डायरेक्ट निकलना सिखाऊंगा पोटेंशियल कंडक्टर्स के लिए, फिर चाहे कितनी भी लेयर वो बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पहले यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर के अंदर, ओके। श्रवण पूछ रहा है सर फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है, बिकॉज ऑफ गाउस लॉ, है ना। देखो ये सॉलिड स्फीयर है लेकिन कंडक्टर का है, तो चार्ज सरफेस पे है, मैंने यहाँ गाउसियन सरफेस बनाया, इनक्लोज्ड चार्ज कितना आएगा, इनक्लोज्ड चार्ज जीरो आएगा, तो गाउसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज जीरो है, तो गाउस लॉ भैया क्या कहेगा, गाउस लॉ कहेगा ये जीरो है, इसका मतलब ये जीरो है, जीरो है, क्योंकि सरफेस तो जीरो है नहीं, सरफेस एरिया तो जीरो है नहीं, मतलब ये जीरो है। ओके श्रवण, yes I have told you this is a solid sphere, but solid sphere acts like a hollow sphere if it is made up of conductor, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता है, सरफेस पे ही आ जाता है। जस्ट मैंने, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, मैं ऑलरेडी बता चुका था, कंडक्टर से बना हुआ सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर की तरह ही काम करता है, ओके। चलें आगे, ओके। अब मैं आपको पोटेंशियल डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। कहां पे निकालना है, जैसे मैं यहां पे बात कर लेता हूं, यहां पे चार्ज कहां कहां है, यहां पे है क्यू, यहां पे है माइनस क्यू, यहां पे है प्लस क्यू। चीज क्या ध्यान रखनी है, मैंने क्लास में भी बताया था, अगर आपका जो स्फीयर है, जो भी सरफेस है, अगर ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो बाहर है, आउटसाइड द सरफेस है, आउटसाइड द सरफेस है, तो देखो पोटेंशियल आपको, पोटेंशियल को आप इसको इस तरीके से लिखना है, तो अगर आउटसाइड द सरफेस है तो आर जो होगा वो क्या होगा, सेंटर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस, ओके। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड द सरफेस आ गया है, इनसाइड द सरफेस आ गया है, तो उस केस में जो आपका पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर, यहां पे जो आर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सरफेस, रेडियस ऑफ द सरफेस। अब इस चीज को जब समझोगे तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहले पॉइंट यहां है P, तो ध्यान दीजिए यहां चार्ज है, यहां चार्ज है, यहां चार्ज, ये दोनों चार्ज तो एक ही जगह है, मतलब रेडियस इनके दोनों के सेम ही है। तो सबसे पहले इसके लिए लिखो, कितना लिखा जाएगा, के क्यू। अच्छा ये बाहर है तो कौन सी डिस्टेंस लूंगा मैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट वाली, यानी कि आर। फिर इसके लिए लिखो, चार्ज माइनस का क्यू है तो माइनस के क्यू, इसके लिए भी बाहर है तो क्या लिखूंगा, सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस, प्लस इसके लिए के क्यू, इसके लिए भी पॉइंट बाहर है आर। कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, दिस इज द आंसर, आ गया। अच्छा ये छोड़ो, अब कहां बात करें, सेंटर पे बात करें, सेंटर पे, सेंटर पे बात करें देखो सेंटर पे, तो सेंटर के लिए ये जो चार्ज है इसके भी अंदर पड़ रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, के क्यू अपॉन ए लिखा जाएगा, है ना। क्या कहा मैंने, अगर पॉइंट इस सरफेस से अंदर है तो यहां रेडियस ऑफ द सरफेस आ जाएगी, तो रेडियस क्या है ए, माइनस क्यू के लिए के क्यू अपॉन, इसकी रेडियस क्या है बी, बी, इसके लिए प्लस के क्यू अपॉन, इसकी रेडियस कितनी है बी, कैंसल, ये सेंटर पे आ गया। सेंटर पे देख लो, किसी भी पॉइंट पे देख लो अंदर, ये आ गया। सेकंड रीजन की बात करो, जैसे मान लो आपका पॉइंट यहां है, तो यहां पे अगर आपको पोटेंशियल चाहिए सेकंड रीजन में, तो देखो भैया इस चार्ज के लिए बाहर है, तो इस चार्ज के लिए क्या लिखा जाएगा, के क्यू अपॉन आर लिखा जाएगा।
माइनस के क्यू अपॉन, अंदर है तो इसकी रेडियस लिखी जाएगी, उस वाले के लिए भी अंदर है तो के क्यू अपॉन बी लिखा जाएगा, ये कैंसिल, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप यू हैव गोट द आइडिया हाउ वी कैन राइट डायरेक्टली पोटेंशियल एट एनी फील्ड, एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर और एट द सरफेस, कहीं पर भी लिख सकते हो आप, कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको इस सरफेस के ऊपर चाहिए, सरफेस के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो देखो इन दोनों के लिए कहाँ ये अंदर है, तो माइनस के क्यू अपॉन बी, के क्यू अपॉन बी, और इसके लिए तो आप दोनों सेम, दोनों सिचुएशन में सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि सरफेस पे चाहे तो आप इसको बाहर वाला का केस ले लो चाहे अंदर वाला ले लो, दोनों में इसकी पोजीशन क्या है, वो ए ही आएगी, तो प्लस के क्यू अपॉन ए, कैंसल, के क्यू अपॉन ए इज द आंसर। समझ गए। और अभी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो मेथड है ये आपको समझ में आया या नहीं आया ये मुझे बताइए, ओके। और पसंद आया या नहीं आया ये भी बताना है ना। क्लियर है, ओके। चलो इस बार मैं वापस से एक सॉलिड स्फीयर लेता हूं, चार्ज क्यू लेता हूं, लेकिन इस बार मैं इसको एक सेल से क्लोज कर रहा हूं जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। समझ में आ रहा है कैसे है ये, मतलब ये तो पूरा सॉलिड स्फीयर आपका, और ये थिकनेस जैसे आपने आपने रबर की जो बॉल होती है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होती है ना, वैसे है ये। तो जैसे मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो आर है, इसका जो इन मतलब जो ये स्फेरिकल सेल है, ये क्या है आपका स्फेरिकल सेल है, मतलब कोई थिकनेस का, समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम समझ लेना क्या है। इसकी रेडियस, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। वापस से इस बार देखो रीजन फर्स्ट, जरूरी नहीं है, शायद मैंने पिछली बार फर्स्ट इधर से ले, किधर से भी ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, चारों रीजन में पोटेंशियल बताना है, इनकी सरफेस पे पोटेंशियल बताना है, कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट लिखना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो ये क्यू है, अब ये पूरा एक कंडक्टर है, ये पूरा कंडक्टर, अलग अलग सेल नहीं है, ये पूरा एक कंडक्टर है, ध्यान रखना, जिसकी इनर रेडियस ए है आउटर रेडियस बी है। तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू, और यहाँ पे कितना होगा, प्लस क्यू, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट रीजन में आपको चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन 4πr², कितना चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू खत्म हो जाएगा, क्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई फर्स्ट रीजन में कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0r², ई सेकेंड रीजन, ई सेकेंड रीजन वही 4πr², कितना चार्ज एनक्लोज होगा, मतलब यहाँ पे मैं गाउसियन सरफेस लूंगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे, तो ये तो बाहर पड़ गया, ये तो नहीं होगा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब जीरो, जीरो मतलब सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। वैसे आपको एक मजेदार बात बताऊं क्या, मुझे ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, क्यों, बिकॉज जो सेकंड जो रीजन है ये क्या है, बल्क ऑफ कंडक्टर है, क्या है, बल्क ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर के बल्क में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो ये बेसिक जो इसकी प्रॉपर्टी है आप वहां से भी निकाल सकते थे, बाकी मैथमेटिकली भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद थर्ड रीजन में आते हैं, तो थर्ड रीजन में ये चार्ज भी नहीं आएगा, ये चार्ज भी नहीं आएगा, सिर्फ ये चार्ज आएगा, तो जो ई थर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन r² हो जाएगा, और ई फोर्थ यानी कि अंदर सॉलिड स्फीयर है लेकिन चार्ज तो सरफेस पे रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं पोटेंशियल बताने वाला हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से बता दूंगा, एंड देन वी विल प्रोसीड विद डायरेक्ट मेथड, यहाँ जीरो, यहाँ वापस से के क्यू अपॉन r², यहाँ पे वापस से जीरो, ओके। सो इफ एनीवन हैव एनी डाउट इन इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज देन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स।
नो डाउट। ओके, अब देखो पोटेंशियल की बात करते हैं, तो मैं पहले इस पॉइंट पे बात करता हूँ। तो वी फर्स्ट, मुझे सिर्फ इस फील्ड के अगेंस्ट आना पड़ेगा। लिमिट्स क्या लग जाएंगी, इनफाइनाइट से आर, तो ये 1/r² का -1/r होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट रखोगे तो KQ/R। तो बेसिकली इस रीजन के अंदर, लेट मी चूज दिस वन, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R। अच्छा, फिर मैं बल्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो देखो, आप देखो यहाँ पे KQ/R है। अगर मैं इसकी सरफेस की इस पॉइंट की बात करूंगा तो इनफाइनाइट से कितना, रेडियस कितनी इसकी b, ये डिस्टेंस कितनी b, तो इस सरफेस पे कितना हो जाएगा, KQ/B हो जाएगा। अंदर अंदर के लिए देखो आप, अंदर के लिए यहाँ, यानी कि यहाँ से लेके इस रीजन में क्या होगा, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं, जीरो है। इसका मतलब इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन हुआ उतना ही यहाँ तक लाने में होगा, उतना यहाँ तक, उतना यहाँ तक, उतना यहाँ तक, सेम चीज होगी। तो इसके अंदर कितना रहेगा पोटेंशियल, वही KQ/B रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड रीजन में आ जाओ। यहाँ पे आते ही एक चीज और एक्टिव हो गई है कि आपको यहाँ पे थर्ड रीजन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, इनफाइनाइट से बी तक, थर्ड रीजन की बात कर रहा हूं मैं, माइनस बी से लेके ए तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर ए से लेके आर तक, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हो आप, तो ए से लेके आर तक वापस आपको जो थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फेस करना पड़ेगा। और थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन जैसा ही है, तो बेसिकली ये तो कितना आएगा, KQ/B आएगा, कर लेना आप, 1/r² माइनस माइनस प्लस KQ/R, लिमिट रखोगे तो 1/r माइनस 1/A। मतलब कैलकुलेशन से कर रहा हूँ मैं, ये इंटीग्रेशन आप करके देखना आराम से, कोई दिक्कत आए तो बताना मुझे। ई फर्स्ट की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी, इस थर्ड की वैल्यू रख दी, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी, तो ये थर्ड रीजन के अंदर पोटेंशियल आ गया, इस रीजन के अंदर पोटेंशियल आ गया। अब मुझे अगर इस पॉइंट पे चाहिए था, इसकी सरफेस पे चाहिए था, तो ये लिमिट तो कोई नहीं बदलेगा, ये ए से कहाँ जाएगा, किसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो लिमिट क्या बन जाएगी, ए से कैपिटल आर। तो अगर मैं सरफेस पे चाहिए मुझे आर के, तो कितना हो जाएगा, KQ/B प्लस KQ and 1/R minus 1/a. I hope this is in frame, okay, or I can write here KQ/B plus KQ 1/R minus 1/B. तो I hope you have got the solution of potentials। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जब मतलब मुझे ये इंटीग्रेशन नहीं करने, मैं डायरेक्ट लिख के बताऊंगा। तो ये पोटेंशियल लिखने में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट पोटेंशियल किस तरीके से लिख सकते हो वो डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट लिखना बताते हैं। कहाँ बताएं, कोई भी एक पॉइंट, जैसे यहाँ बताना है, मान लो मुझे इस पॉइंट पे बताना है ये, तो ये जो पॉइंट है P पॉइंट मान लेता हूँ, बाहर वाली सरफेस के तो अंदर है, तो अंदर है मतलब इस सरफेस की रेडियस आएगी यहाँ पे, मतलब KQ/B, और बाकी इसके और इसके लिए बाहर है, इन दोनों के लिए KQ/ क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस KQ/R। ये कैंसल, कितना आ गया, KQ/B। देखो आ रहा है समझ में। जैसे सेंटर की बात करता हूँ, सेंटर पे, तो सेंटर के लिए तीनों के लिए अंदर हो गया, तो सबसे पहले KQ/R, फिर माइनस KQ/A प्लस KQ/B, ये कहाँ हो गया, सेंटर पे हो गया, क्योंकि इस सरफेस के लिए भी अंदर है तो KQ/ सरफेस की रेडियस, इस चार्ज के लिए भी अंदर है तो माइनस KQ/ सरफेस की रेडियस, इस प्लस Q के लिए भी ये पॉइंट अंदर है, समझ गए। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू राइट द पोटेंशियल। सो अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो पूछ सकते हो आप।
चलें आगे। चलो अब देखो, ये तो हो गया। कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है वो, यहाँ पे क्यू ना देके सिग्मा दे देता है कि इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो उस केस में इस पे सिग्मा है तो यहाँ पे माइनस सिग्मा जनरेट करना है, यहाँ पे प्लस सिग्मा जनरेट करना है। ये जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। तो देखो इस केस में चार्ज बराबर नहीं आ रहा है, चार्ज डेंसिटी बराबर आ रही है। मतलब यहाँ प्लस सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा, यहाँ प्लस सिग्मा। तो इसको डायरेक्ट किस तरीके से आप लिख सकते हो उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब सिग्मा होता है तो सिग्मा के टर्म्स में अपन किस तरीके से पोटेंशियल लिख सकते हैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो इसी क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस मैंने ये कह दिया एक सॉलिड स्फीयर था और उसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा थी। मतलब क्वेश्चन में आपको मेंशन क्या किया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मेंशन किया गया है। और उसके बाद बोला कि इसको हमने एक स्फेरिकल सेल के अंदर क्लोज कर दिया है जिसकी रेडियस, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। तो यहाँ पे माइनस सिग्मा होगा, यहाँ प्लस सिग्मा होगा। और अब मान लो पोटेंशियल पूछ लिया आपसे, तो पहले अपन किसकी बात कर लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते, जैसे बिल्कुल बाहर वाले रीजन में। तो ई फर्स्ट डॉट 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो आप, सिग्मा। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका एरिया अलग है। तो सबसे पहले अंदर वाले के लिए चार्ज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, फिर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई भी बाहर ले आओ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही आएगा। और ये आ जाएगा ई फर्स्ट, और ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई फ्री कर दीजिए, तो ई फर्स्ट कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द, बिल्कुल जो आउटसाइड है, मतलब फर्स्ट रीजन में। ऐसे ही आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ में निकाल सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि सर हमें निकाल के बताओ तो मैं कर देता हूँ, वरना अपन इसको एक बार के लिए, एक सेकेंड, अगर अपन इसको इस तरीके से करते हैं तो वायलेशन हो जाएगा। बल्क के अंदर 0 नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे सिग्मा है तो यहाँ माइनस सिग्मा और यहाँ पे प्लस सिग्मा। This concept is actually not working if I consider the point here. In that situation, मतलब चार्ज बराबर अमाउंट में इंड्यूस होगा, इस तरीके से अपन करते हैं तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से अगर अपन करते हैं तो गलत हो जाएगा। मतलब आप इसको चार्ज में कन्वर्ट करके ही करना भाई। इसको अगर यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा मत करना, इसको चार्ज में ही कन्वर्ट करना। ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे देखो ऐसा लगा कि शायद ये थियरी बैठ जाएगी। अब आपको जो है, आपको तो शायद अभी पता भी नहीं चला होगा कि गलती कहाँ हुई है। गलती यहाँ हुई है कि अगर मैंने अब यहाँ पे फील्ड निकाल लिया, यहाँ पे, तो उस केस में फील्ड क्या हो जाएगा, अगर मैं सेकंड रीजन में निकालता हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये जो है, बाकी आज मैं देखता हूं, बाकी ये चीज गलत है। अगर सिग्मा है तो माइनस सिग्मा नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने ग्राउंडेड वगैरह किसी को किया नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, मतलब फ्री है ये बिल्कुल। तो चार्ज ही बराबर अमाउंट में इंड्यूस होगा, ना कि चार्ज डेंसिटी, ये याद रखना। तो ई सेकंड 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिग्मा, तो ये तो बाहर चला गया, इसके लिए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और इसके लिए माइनस सिग्मा, तो सिग्मा तो बाहर है, माइनस 4 पाई ए स्क्वायर होगा। अब 4 पाई बाहर ले लूंगा तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। जबकि आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बल्क ऑफ कंडक्टर, इट मीन्स यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मत लगाना जब तक ये ग्राउंडेड ना करे कहीं से, है ना। ग्राउंडेड वाला क्वेश्चन में भी बता दूंगा, तो जस्ट इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो। अच्छा रहा कि यहीं पे मैंने बता दिया आपको। जब भी अगर इस पे सिग्मा दिया हुआ है तो इस पे माइनस सिग्मा और इस पे प्लस सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अभी जो मैंने बताया उस तरीके से सवाल नहीं करना है आपको, इसका चार्ज ही निकालना है, उस चार्ज के बराबर अमाउंट में यहाँ नेगेटिव इंड्यूस करना है और यहाँ पे पॉजिटिव करना है। मतलब अगर आपको यहाँ सिग्मा दिया हुआ है तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कितना चार्ज लिखना है, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना लिखना है, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आई थिंक सॉरी कैपिटल आर, मतलब चार्ज जब इंड्यूस होता है तो चार्ज खुद के अमाउंट में इंड्यूस होता है, ना कि चार्ज डेंसिटी के अमाउंट में इंड्यूस होता है। ओके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर चार्ज के जो लो है गाउस लो फेल होने लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। अगर आपको कभी सिग्मा दे भी दे तो पहले इसका चार्ज निकालना, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फिर इस चार्ज के जस्ट अपोजिट नेचर का यहाँ, फिर इसके जस्ट अपोजिट नेचर का यहाँ। क्लियर है, समझ गए ना? ऐसा क्वेश्चन सेंड किया है, चलो देखता हूं मैं। The concentric thin spherical cells of radius A, B and C carry uniform charge densities of respectively। अच्छा, इसने तो देखो खुद कहा है कि इनकी चार्ज डेंसिटी ये है, इसने तो खुद कहा है, इसने ये नहीं कहा कि इंड्यूस हो रहा है। अपने वाले सवाल में क्या है, यहाँ पे सिग्मा इसकी वजह से हमें इंड्यूस कर रहा था, इसने तो कहा है कि है भाई, इन्होंने किसी भी तरीके से मेंटेन किया होगा, लेकिन इसने कहा है कि सवाल ये मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अभी बता दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। लेकिन ये आपको समझ में आ गया ना, ये जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया ये चीज, इसमें कभी भी आप हमेशा चार्ज बराबर अमाउंट में इंड्यूस करना, समझ रहे हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस मत करना, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप करोगे, चार्ज इंड्यूस करके करोगे तो फिर आपकी सही वैल्यूज हो जाएंगी। मतलब आपको कुछ नहीं करना है लिटरली, इस पे वही बात है, इसको ये क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। तो जो पिछला क्वेश्चन था ना, जो पिछला क्वेश्चन था, सेम रिजल्ट वही आएंगे, बस क्यू की जगह आप उठा के कितना रख देना, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख देना। कितना रख देना क्यू की जगह, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरी बात, मतलब सेम वो के वो रिजल्ट आएंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ सेम रहेगा, जहां जहां आपको क्यू दिख रहा है वहां वहां सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख देना है आपको। क्लियर है मेरी बात? तो अब अपन बात चलते हैं, क्वेश्चन भेजे विकास ने, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हटा दूं। ओके, तो अब विकास ने क्वेश्चन ये भेजा कि भैया 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स दी गई थी, और ये कहा गया है कि इन पे जो चार्ज डेंसिटी है वो एक पे सिग्मा है, एक पे माइनस सिग्मा है, एक पे प्लस सिग्मा है। ये इंड्यूस नहीं हो रही है, उन्होंने मेंशन कर दिए हैं क्वेश्चन में, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि इस पे प्लस सिग्मा थी और ये आप इंड्यूस कर रहे हो, मतलब इन्होंने मेंशन कर दिया। आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है भाई, इसकी सिग्मा की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, बाकी एक्सटर्नली पुट कर देगा, बाकी चार्ज एक्सटर्नली पुट कर देगा ना इसके ऊपर, तो ये पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन है, और रेडियस जो है इनकी ए बी सी दी हुई है, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, और इसकी रेडियस सी है, और आई थिंक सेंटर पे पोटेंशियल पूछा गया है। तो देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको, बहुत इजी है ये। कहाँ पूछा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल, मतलब इस पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट पे। तो देखो आपको अपने वाले तरीके से ही करना है, इनके चार्ज बताओ कितने हो जाएंगे। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। हो गया, तीनों के चार्ज हो गए। पॉइंट पी आपका यहां है, तो सबसे पहले इस सरफेस के लिए ही पोटेंशियल लिख दीजिए। तो इसके सरफेस पे आपको पता है के, इसका चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर के क्यू अपॉन सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, सी। क्लियर है? ठीक है, अब इस वाले चार्ज के लिए बात करो, इस वाले चार्ज के लिए पॉइंट बाहर है, पॉइंट बाहर है, तो सबसे पहले तो चार्ज लिखो के इंटू सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। बाहर है तो कौन सी डिस्टेंस आएगी, सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस आएगी। तो कितना दूर है ये, बी डिस्टेंस दूर है, मतलब सॉरी सी डिस्टेंस दूर है, सी। उसके बाद जो अंदर वाला है उसके लिए के इंटू सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, ये चार्ज हो गया, अपॉन आर कौन सा आएगा, सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, सी है, तो कितना आ जाएगा सी। तो यहां से आप के को 1/4 पाई एप्सिलॉन
रखोगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा यहाँ पे, और अंदर सी स्क्वायर अपॉन सी क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी बन जाएगा, माइनस यहाँ पे वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर जा चुका है, बी स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर. तो समझ में आया या नहीं आया ये आप लोगों को बताना है. मैं ऑप्शन बता देता हूँ विकास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी, डी ऑप्शन करेक्ट है विकास. ओके, ये क्वेश्चन जेएनयू के एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया था 2011 के अंदर. जेएनयू एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया था 2011 के अंदर. तो आई थिंक यू हैव गॉट द प्रॉब्लम हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, so if anyone have any doubt then please let me know in chat box, otherwise we will proceed to the next problem. Is Shubham online or not? हाँ ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं. अब तो जैसे अब जो अपनी पिछली क्वेश्चन थी उसी को मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार. जैसे मान लो क्वेश्चन वही है, सॉलिड स्फीयर है, क्यू चार्ज है, एक स्फेरिकल सेल जिसकी इनर रेडियस स्मॉल ए है, आउटर रेडियस स्मॉल बी है, और मैं आउटर मोस्ट को ग्राउंडेड कर देता हूँ. तो इसमें माइनस क्यू आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आना चाहिए, लेकिन ग्राउंड करने की वजह से वो ग्राउंड में चला गया, मतलब यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया. अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस यूज करनी है. ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह चाहिए तो क्या करना है, गाउस लॉ बनाओ, गाउसियन सरफेस बनाओ. तो जब देखो बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं मैं यहाँ के लिए, तो क्यू और माइनस क्यू नेट चार्ज 0 0, यहाँ पे क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इसकी वजह से आएगा कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसके अंदर वापस 0. तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. बताओ किसी कोई डाउट हो तो. ठीक है, पोटेंशियल की बात करो, यहाँ पे ये पॉइंट इसके लिए भी बाहर है, इसके लिए भी बाहर है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर, इसके लिए माइनस के क्यू अपॉन आर, कितना हो गया, 0. और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट से करोगे तो भी 0 आएगा. इनफाइनाइट से यहाँ तक आने में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल 0. इस रीजन में देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 ही रहेगा. यकीन नहीं होता करके देख लो, ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए भी बाहर है और इसके लिए भी बाहर है, तो सेम ये लिखा जाएगा, 0 आएगा. ओके, इस रीजन में आओ. अब इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालोगे तो भी पोटेंशियल कुछ ना कुछ नॉन जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. डायरेक्ट तरीके से निकालोगे तो इस चार्ज के लिए ये पॉइंट बाहर है, तो ये पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, तो VP बाहर है तो KQ अपॉन R, लेकिन इस वाले चार्ज के लिए अंदर है तो माइनस KQ, और इस सरफेस की रेडियस कितनी है A, तो माइनस KQ अपॉन A. समझ गए. सेंटर की बात करोगे तो इस चार्ज के लिए भी अंदर और इसके लिए भी अंदर, तो KQ अपॉन R है ना, और माइनस KQ अपॉन A. ये कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, और सेंटर अगर इस पॉइंट पे पूछेगा तो भी यही रहेगा. तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए. आज सैटरडे कल संडे ना. कल अपनी क्लास अपन 1:30 AM के अराउंड, सॉरी PM के अराउंड रखेंगे, मतलब दोपहर में रखेंगे. ठीक है, 1:30 के अराउंड. बाकी मैंने ग्रुप के अंदर जो है पूरी PDF शेयर की हुई है, अपने जो क्लास नोट्स हैं, तो वहाँ से आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख सकते हो किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. काफ़ी सही तरीके से लिखा हुआ है प्रियंका ने.
अच्छा, किसी ने क्लासिकल मैकेनिक्स के नोट्स बनाए थे क्या, जो मैंने पढ़ाया गेट के लिए? शिवांगी, बनाए थे क्या नोट्स? इफ़ एनीवन प्रिपेयर्ड द नोट देन प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। उससे क्या होगा, कंटेंट थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, और फिर अपन प्रिंटिंग मटेरियल की सोच रहा था मैं टाइप करवा लूँगा उसको। उसमें कुछ और क्वेश्चंस वगैरह अपन ऐड कर देंगे, मतलब एक बुकलेट तैयार करवा लेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलें आगे। तो मुझे भेजना अगर किसी ने नोट्स प्रिपेयर किए हों तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर दोगे ना। जैसे अब जरूरी नहीं इसको ग्राउंड करो, हो सकता है वो इसको ग्राउंड करवा दे, तो वही बात है, उस केस में ये वाला चार्ज अंदर चला जाएगा, है ना, तो यहाँ रहेगा चार्ज, यहाँ रहेगा, तो उस तरीके से आप एडजस्ट कर लेना, जो भी करो आप। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो निकाल ही लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वही एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी टू, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मैंने सिखा दिया, इंटीग्रेशन करना है ऑल ओवर द स्पेस, ऑल ओवर द स्पेस, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसको जाने देते हैं। अब क्या आता है, मेथड ऑफ इमेज बताएं, चलो मेथड ऑफ इमेज बता देते हैं। Actually, method of image is a result of uniqueness theorem. Uniqueness theorem. अब uniqueness theorem ये कहता है कि आपके जो लाप्लास इक्वेशंस थी, जो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स को अपन सोल्व करते हैं, डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू 0, तो बोले अगर आप सरफेस पे से स्पेसिफाइड कर देते हो, चार्ज डेंसिटी स्पेसिफाइड कर देते हो, या पोटेंशियल स्पेसिफाइड कर देते हो, तो उस केस के अंदर जब सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा अगर बाउंड्री कंडीशन सेम है ना, किन्हीं दो प्रॉब्लम की, अगर किन्हीं दो प्रॉब्लम की या दो से ज्यादा कितने भी प्रॉब्लम्स की अगर बाउंड्री कंडीशन सेम हो रही हैं, बाउंड्री कंडीशन सेम हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी सेम होगा। आसान शब्दों में अपन ये कह सकते हैं, इफ एनी टू प्रॉब्लम और मोर देन टू प्रॉब्लम हैव सेम बाउंड्री कंडीशन फॉर द लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल या फिर चार्ज डेंसिटी स्पेसिफाइड है, तो उस केस के अंदर उनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। समझ रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मेथड ऑफ इमेज टेक्निक आई। तो मेथड ऑफ इमेज टेक्निक में सबसे पहले अपन लेते हैं जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, वो क्या है, कंडक्टिंग प्लेन है, एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, इसको ग्राउंडेड कर दिया मैंने, मतलब ये ऐसे इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, मान लो ये कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, और इससे जेड डिस्टेंस ऊपर, या फिर जितनी भी डिस्टेंस आप लेना, जेड ले लेता हूं मैं, जेड डिस्टेंस ऊपर मान लो एक चार्ज रख दिया मैंने प्लस क्यू, क्या रख दिया, प्लस क्यू, तो बेसिकली ये जेड इक्वल टू 0 प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, जेड इक्वल टू 0 प्लेन। तो यहाँ पे दो रीजन हो गए, एक हो गया जेड लेस देन 0, एक हो गया जेड ग्रेटर देन 0। कंडक्टर क्या है, इनफाइनाइट तक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो गए, प्लस है तो यहाँ पे मतलब माइनस के चार्ज इंड्यूस होगा, कितना होगा, ये एक विषय है निकालने का, लेकिन अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो जो चार्ज इंड्यूस होता है कितना होता है, माइनस क्यू इंड्यूस होता है। समझ रहे, ये सब चीजें मैंने कैलकुलेट करके बताई थी, कितना इंड्यूस होता है, माइनस क्यू इंड्यूस होता है, तो इस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मान लो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है पी, तो इस पे इसकी वजह से भी इफेक्ट आएगा, और जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसकी वजह से भी इफेक्ट आएगा। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होना चाहिए। अब ये इतना बड़ा प्लेन है, तो बहुत टिपिकल प्रॉब्लम हो गई। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या बन गई है कि बहुत गहरी प्रॉब्लम बन गई। मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने कल कहा था उग्र रूप ले लेगी अगर अपन इसको प्रैक्टिकली इसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो यूनिकनेस थ्योरम ने इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को रिप्लेस कर दूं, मतलब आपको जेड एक्सिस है, इसके जितना ऊपर आपने प्लस क्यू लिया है उतना ही नीचे आप क्या ले लीजिए, माइनस क्यू ले लीजिए, और यहां आपका पॉइंट है वो पी। तो अब ये जो बाउंड्री है यानी कि जो जेड इक्वल टू 0 है, इस बाउंड्री पर दोनों ही प्रॉब्लम में सेम बाउंड्री कंडीशंस है, सेम बाउंड्री कंडीशन है। मतलब इसके हर एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालोगे तो 0 आएगा। पोटेंशियल स्पेसिफाइड हो गया कितना, 0, क्योंकि ग्राउंडेड है ना ये पोटेंशियल, ये तो आपने ग्राउंड किया हुआ था, लेकिन ये बिना ग्राउंड के, ये ग्राउंडेड नहीं है, लेकिन इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। क्यों, इसकी वजह से ये पोटेंशियल, अब क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे है, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन नेचर अपोजिट है, तो जितना ये पोटेंशियल होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी ना, तो मतलब इसके पूरे प्लेन पे पोटेंशियल कितना रहेगा, 0 रहेगा।
तो अगर मैं जेड प्लेन के नीचे माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूं, उतना ही नीचे, जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे, तो उस केस में जेड इक्वल टू जीरो प्लेन क्या होता है, जीरो पोटेंशियल रखता है। और आपने जेड इक्वल टू जीरो पर जब कंडक्टिंग सीट रखी हुई है, आपने उसको भी ग्राउंडेड किया हुआ है, तो दोनों की बाउंड्री कंडीशन सेम हो गई है, दोनों की बाउंड्री कंडीशन सेम हो गई है। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा। मतलब आप इस प्रॉब्लम से रिप्लेस कर सकते हो जिसके अंदर ये कोई कंडक्टिंग प्लेन यहाँ पे नहीं है, लेकिन उतना ही नीचे माइनस क्यू चार्ज है। तो अब आपको यहाँ पे जो फील्ड निकालना है बहुत ईजी हो जाएगा। इससे डिस्टेंस r1 हो गई, मान लो इससे डिस्टेंस r2 हो गई, और आप इजीली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट कर सकते हो। आप इजीली क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है, ध्यान रखने की बात यह है कि जो दोनों प्रॉब्लम सेम जो रिजल्ट देंगी वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में ही देंगी। जेड लेस देन जीरो में ये दोनों प्रॉब्लम सेम रिजल्ट नहीं देंगी। मतलब जेड लेस देन जीरो में यहाँ पे अगर आप फील्ड निकालोगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कंडक्टिंग सीट है, इसका फील्ड कभी भी पेनिट्रेट करके इस तरफ नहीं आ सकता है। तो अगर मैं एक्चुअल प्रॉब्लम की बात करूं, यानी कि कंडक्टिंग सीट और चार्ज की बात करूं, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, जीरो है, लेकिन यहाँ पे इसमें जीरो नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन मैच करेगा वो सिर्फ कहां करेगा, अपर रीजन में, यानी कि जेड ग्रेटर देन जीरो वाले रीजन में ही दोनों सेम सॉल्यूशन रखेंगे। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि जेड ग्रेटर देन जीरो में सेम चार्ज रखेंगे। आपको याद क्या रखना है कि जिस रीजन में एक्चुअल चार्ज है, जिस रीजन में एक्चुअल चार्ज है उस रीजन में इनका रिजल्ट सेम होगा, क्योंकि ये एक्चुअल चार्ज है और ये इसकी इमेज है, ये इसकी क्या है, इमेज है। तो जिस रीजन में एक्चुअल चार्ज रखा होगा उस रीजन में रिजल्ट दोनों के सेम होंगे, दूसरे रीजन में जो रिजल्ट होंगे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर मैंने इसको नीचे रख दिया तो जेड लेस देन जीरो में इनका रिजल्ट सेम हो जाएगा, और जेड ग्रेटर देन जीरो में इसमें तो जीरो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसमें नॉन जीरो रहेगा, और उससे हमें मतलब भी नहीं है। हमें जो पूछा जाएगा वो उसी रीजन में पूछा जाएगा। दूसरे रीजन में पूछता तो डायरेक्ट जीरो करना है, डायरेक्ट जीरो करना है। ये कंडक्टिंग प्लेन में जितना ऊपर है उतना ही नीचे इमेज बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं वापस से डिराइव वगैरह नहीं करूंगा, फॉर्मूला आप निकाल सकते हो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकाल के आप क्या करो, क्या यूज करो, पोटेंशियल निकालो, और पोटेंशियल का फिर ग्रेडियंट ले लो। मतलब ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, तो KQ 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। R1 R2 आप कोसाइन लॉ वगैरह से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि इस सेंटर से अपने को इसके टर्म्स में आंसर मिल जाए। तो आप इस एंगल को जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, जैसे थीटा ले लीजिए या अल्फा ले लीजिए, और फिर R1 R2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कर दोगे, करने के बाद आपको जो है पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। पोटेंशियल आने के बाद आपको उसका ग्रेडियंट ले लेना है, तो माइनस ग्रेडियंट वी करते ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपर रीजन के लिए ही दोनों में सेम रहेगा, बाकी इसमें नीचे अगर पूछ लेता है आपसे तो डायरेक्ट जीरो कर देना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो आपका पोटेंशियल की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि इस सरफेस के ऊपर सिग्मा कितना इंड्यूस हुआ, तो कैसे निकालोगे। आपको पता है सरफेस के ऊपर इक्वल्स टू कितना हो रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे, उसमें आप जेड इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी उसमें जेड इक्वल टू कितना रख देना, जीरो रख देना। कितना रख देना, जीरो रख देना। बाकी मैं आपको बता दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि सर हमें ये चीज भी आप कैलकुलेट खुद ही करके बता दो, तो मैं खुद ही करके बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आएगा उसमें जेड इक्वल टू जीरो कर देना, उसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख देना। तो यहाँ से सिग्मा कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो पे, तो आपका सिग्मा आ जाएगा। और सिग्मा इंटू जब ds आप करोगे तो जो चार्ज आएगा, इंड्यूस चार्ज, वो माइनस क्यू के बराबर ही आएगा। तो आपको करके देखने की जरूरत नहीं, आप याद कर लीजिए, इंड्यूस चार्ज माइनस सिग्मा ही आएगा। तो अब मुझे आपको ये बताना, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या मैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताऊं, या आप इस प्रॉब्लम को समझ चुके हो और आप एग्जाम में कर दोगे, ठीक है। अब हो सकता है जैसे जेड मैंने एक वेरिएबल ले लिया, हो सकता है कहते हैं कि डी डिस्टेंस ऊपर है, तो जनरली जब किया जाता है तो उसको डी डिस्टेंस मान के ही किया जाता है। तो बताओ, ये मैं करके बताऊं या फिर आप लोग कर लोगे। ठीक है शिवांगी, अगर आप ऐसा करना एग्जाम के बाद, यानी कि गेट का एग्जाम तो दीजिए आप पहले, ठीक है, और 6 तारीख के एग्जाम के बाद एक बार मेरे को उसकी पीडीएफ बना देना, पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर देना। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस वर्क। ओके, अभी मत बनाना, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जैसे ही 6 को फ्री होते हो उसके बाद बना के भेज देना।
ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट आप लोग कर लेना। बाकी देखो, आप अगर कोसाइन लॉ भी यूज नहीं करना चाहते तो बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको। 2 पॉइंट इसके डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 0 डी। ठीक है, इसके क्या होगा, 0 0 माइनस डी। इसका आर्बिट्रेरी है एक्स वाई जेड। तो अगर आप कोसाइन लॉ भी यूज नहीं करना चाहते तो मैं आपको बेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ। क्या आप R1 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x होता है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस डी का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप R2 निकाल लेना। तो ये और भी इजी मेथड हो जाएगा, मतलब आपको कोसाइन लॉ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कोसाइन लॉ यूज करते तो फिर आपको इसको पोलर फॉर्म में सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, स्फेरिकल पोलर में। और अगर आप कार्टेशियन में सोल्व करते हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको कोसाइन लॉ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी जैसी चॉइस हो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चल रहा हूँ। मेथड ऑफ इमेज की ही नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो ये मैं हटा रहा हूँ। ओके, ओके। तो एक और कन्वेंशनल प्रॉब्लम है। ये सॉलिड स्फीयर है, कुछ भी मान लो कंडक्टर है तो सॉलिड होलो की तरह ही काम करेगा। और मान लीजिए मैं इससे ए डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज रख देता हूँ, ए डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज रख देता हूँ प्लस क्यू। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस साइड बनेगी क्यू प्राइम। ठीक है, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। और मान लीजिए ये इससे कितना डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे है। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि भैया ये जो इमेज चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी होगी। और फिर ये भी निकालना पड़ेगा कि यार बी कितना होगा, मतलब ये इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन निकालनी पड़ेगी आपको। इसकी पोजीशन दी गई है लेकिन इमेज चार्ज की पोजीशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो निकालने का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आप इस पॉइंट को कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूँ, इस पॉइंट को कैपिटल बी से डिनोट कर देता हूँ। अब ये क्या है, कंडक्टर है तो इक्विपोटेंशियल रहेगा, इक्विपोटेंशियल रहेगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसकी वजह से के क्यू। ये टोटल डिस्टेंस ए है, रेडियस इसकी आर है, तो ए माइनस आर प्लस के क्यू प्राइम। और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल आर माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा वी ए। ठीक है, और वी बी कितना हो जाएगा, के क्यू ए प्लस आर प्लस के क्यू प्राइम आर प्लस बी, और ये हो जाएगा वी बी। तो आपके पास दो इक्वेशन है, तो आपके पास दो ही वेरिएबल है, क्या क्या, क्यू प्राइम और बी। तो आप इजीली यहाँ से सोल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा और आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए। क्लास में मैंने ये सोल्व करके बताया था वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद है क्यू प्राइम जो आएगा वो आएगा आपका माइनस क्यू आर अपॉन ए, और बी जो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर अपॉन ए। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, आर स्क्वायर करेंगे बाहर से, हाँ ठीक है, ये ही आएंगे। तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, बाकी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन है, एक बार दोनों पोटेंशियल को बराबर रख लेना एक बार, क्योंकि दोनों ही पोटेंशियल क्या होंगे। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। ये क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। तो मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर भी आनी चाहिए। मतलब ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है। ये प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट चार्ज नियर बाय ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट चार्ज नियर बाय ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर ये स्फीयर ग्राउंडेड नहीं है, कोई चार्ज है या कोई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, वो केस भी मैंने क्लासरूम में बताए थे, बट वो केस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उनको रिवीजन क्लास में स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं अपनी जो मेन क्लास है उसमें मैंने डिस्कस किया था, जब ये इस पर कोई चार्ज हो, प्लस जब इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मतलब इस पर वोल्टेज ना हो, कोई वोल्टेज वी नॉट हो, सारे केस मैंने डिस्कस किए थे वो क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्लासरूम वाली क्लास में जाके आप देख लेना अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो। बाकी क्योंकि रिवीजन क्लास है और वो इतने इंपॉर्टेंट केसेस नहीं है, तो मैं ये यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ। अब आपके पास क्यू प्राइम आ गया, आपके पास बी आ गया, मतलब आपके अब ये जो मेन प्रॉब्लम है ये किससे रिड्यूस हो जाएगी, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्यू प्राइम रहेगा, यहाँ पे आपका क्यू रहेगा। अब कहीं पर भी अब देखो एक्चुअल चार्ज कहाँ है, इस स्फीयर के बाहर है, तो एक्चुअल चार्ज बाहर है। तो बाहर के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चाहिए तो आप इस प्रॉब्लम को इससे रिड्यूस कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे चाहिए, इसको आप जैसे r प्लस कह देना, इसको r माइनस कह देना, और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के टर्म्स में आना है, सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस में। तो यहाँ पे आप कोसाइन लॉ यूज कर लेना, यहाँ पे कोसाइन लॉ यूज करना बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोसाइन लॉ यूज करना बेटर रहेगा। इस एंगल को थीटा मान लेना, या जेड एक्सिस से, इस एक्सिस को जेड एक्सिस मान लेना, तो इस एक्सिस को जेड मान लोगे तो एंगल थीटा मान लेना। तो पोलर फॉर्म में सोल्व मैंने करवाया हुआ है। बाकी ये चीज़ आप कहाँ से ला सकते हो, इन दोनों इक्वेशन से ला सकते हो, ठीक है। तो जनरली जब पूछा जाता है ना
पूछा जाता है, इनकी वैल्यू ही पूछी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वगैरह पूछे तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो दो सेमी इनफाइनाइट प्लेट दे देता है, यानी कि ये प्लेट भी ग्राउंडेड है और ये प्लेट भी ग्राउंडेड है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया प्लस क्यू, तो इसकी वजह से यहाँ नीचे इमेज बनेगी कितनी, माइनस क्यू। इसकी इमेज फिर इधर बनेगी कितनी, प्लस क्यू। फिर इसकी इमेज इधर बनेगी माइनस क्यू। आपको सर इसकी भी तो बनेगी, हाँ, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। तो ये इमेज तब तक बनती रहेंगी जब तक कि इमेज आपस में एक दूसरे को ओवरलैप ना करने लग जाए, जब तक कि इमेज आपस में एक दूसरे को ओवरलैप ना करने लग जाए। और ये चीज ध्यान रखना, मेथड ऑफ इमेज में जो कंडक्टिंग प्लेन वाला जो केस है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना रहेगा, जीरो रहेगा। टोटल चार्ज कितना रहेगा, जीरो। यहाँ पे देखो इंड्यूस्ड चार्ज जो है, इमेज चार्ज जो है वो इसके बराबर नहीं है, इंड्यूस्ड चार्ज इसके बराबर होगा। इस स्फीयर पे आप टोटल चार्ज निकालोगे इंड्यूस्ड तो वो माइनस क्यू ही आएगा, लेकिन इमेज चार्ज एक्चुअल चार्ज के बराबर नहीं है। यहाँ पे इमेज चार्ज एक्चुअल चार्ज के बराबर होता है, नेचर अपोजिट होता है। अब जरूरी नहीं है तो 90 डिग्री पे रखा है, 60 डिग्री पे रख दे तो भी आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सर 360/n, 360/थीटा। अगर ये वैल्यू इवन आ जाती है ना, 360/थीटा -1, नंबर ऑफ इमेज 360/थीटा -1, तो ये नंबर ऑफ इमेज हमेशा ओड आएगा। नंबर ऑफ इमेज हमेशा क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। अगर यही वैल्यू ओड आ जाती है तो फिर -1 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यू इवन आती है तो फिर -1 करके लिखा जाता है। और बाकी ये फॉर्मूला वैसे ही जो मिरर में होता है ना, आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा कि एक दो मिरर हैं 30 डिग्री पे रखे हैं, 60 डिग्री पे रखे हैं, तो उनसे नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। तो ये मिरर फॉर्मूला ही है 360/थीटा -1। थीटा क्या एंगल, जैसे मान लो अगर 60 डिग्री पे रखे हुए हैं, दो प्लेन 60 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, 360/60 -1, तो 6 - 1, इनकी 5 इमेज बनेंगी, एक एक्चुअल चार्ज, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। तो ये हो जाता है आपका मेथड ऑफ इमेज कॉन्सेप्ट। क्या हो जाता है आपका, मेथड ऑफ इमेज कॉन्सेप्ट। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद आज कैपेसिटर और कर देते हैं। मेथड ऑफ इमेज हो गया है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने जो नोट्स शेयर किए हैं, क्लास नोट्स, आप उनसे एक बार गो थ्रू जरूर कर ले, स्पेशली जिन्होंने क्लास नहीं ली थी और अब IIT JEM का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना। यकीन मानो अगर आप वो नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हो ना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको वो सारी कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो, है ना। आज कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो भाई। शुभम कैसा रिपीट, शुभम यू वर disappeared from the class, I cannot repeat anything, you can watch later the lecture. ओके, चलो आगे चलते हैं। अब अपन कैपेसिटर पे आ जाते हैं। कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है और एनर्जी को स्टोर करता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के फॉर्म में स्टोर करता है, ओके। तो सबसे पहले क्या जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होंगे, दो प्लेट्स हैं ये ऐसे, ठीक है। तो जैसे एक के ऊपर प्लस सिग्मा था तो दूसरे पे माइनस सिग्मा इंड्यूस होता है, ध्यान रखना। इसकी वजह से इस पे इंड्यूस होता है चार्ज। अगर इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से, ना कि इसको एक्सटर्नली चार्ज दिया गया है। एक को चार्ज दिया जाता है, दूसरे पे इंड्यूस होता है। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस d है, इनका एरिया इतना कितना है, a, क्रॉस सेक्शन एरिया a है। तो जो कैपेसिटेंस दिया जाता है इनका वो कितना दिया जाता है, C = एप्सिलॉन नॉट A/d, एंड आई हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन इन क्लासरूम नोट्स 2, ठीक है।
तो अगर आपको लगता है कि अभी मैं इसको डिराइव करूँ तो मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको ये याद रखना है जब जब यहाँ पे फ्री स्पेस है। बाकी डाइलेक्ट्रिक वाला केस जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे तब बता देंगे। बाकी डाइलेक्ट्रिक में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में वही दो रेडियस हैं, एक इनर रेडियस है ए, एक आउटर रेडियस है बी। तो वापस से क्या किया जाएगा, एक एक को क्या किया जाएगा भैया, एक को जैसे प्लस क्यू चार्ज दिया गया, इसको बाहर से मैंने ग्राउंडेड कर दिया। बाहर से ग्राउंडेड कर दिया तो अंदर वाले सेल पे माइनस क्यू आएगा, बाहर वाले पे कुछ नहीं आएगा। तो दिस इज ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ओके। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। जितने रिलेशन आपको होंगे मैं डिराइव करके बता दूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें, 1-2 मिनट लगते हैं, ठीक है। ओके कई बार क्या कह देता है वो सिंगल स्फेरिकल सेल का बोल देता है, क्या बोल देता है कि एक सिंगल स्फेरिकल सेल है। तो उस केस के अंदर सिंगल स्फेरिकल सेल के लिए अंदर आया जाएगा कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यानी कि अगर एक सिंगल ही सेल है, एक सिंगल ही सेल है, तो उसमें क्या किया जाता है कि दूसरी जो सेल है उसको अनंत पे मान लिया जाता है। कहाँ मान लिया जाता है, इनफाइनाइट पे अज्यूम कर लिया जाता है, और उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, तो इसमें भी एक इनर रेडियस होगी, एक आउटर रेडियस होगी। इनर रेडियस में ए मान लेता हूँ, आउटर रेडियस बी मान लेता हूँ। तो इसमें कैपेसिटेंस नहीं डिफाइन किया जाता है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया जाता है। और जहाँ तक ये मुझे याद है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी अपॉन ए होगा। कितना होगा, एल एन बी अपॉन ए। बी इज आउटर रेडियस, ए इज इनर रेडियस। अब इन तीनों फॉर्मूले, तीनों चारों फॉर्मूले में से जो कहोगे वो मैं डिराइव कर दूंगा, अदरवाइज आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। क्लियर है, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं क्या, एनर्जी की। तो एनर्जी जो होगी कैपेसिटर की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, उसके लिए फॉर्मूले आप हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c लिख सकते हो। और एक रिलेशन ये याद रखना, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, क्यू इक्वल टू सी वी रिलेशन होल्ड होगा। तो एक रिलेशन और आता है ना इसका, हाँ, हाफ इंटू क्यू वी। तो 3 रिलेशन है एनर्जी के। आप जो यूज़ करना चाहो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जो आपको डेटा दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई चीज़ आपको डिराइव करवानी है तो बता सकते हो, अदरवाइज फिर ये कैपेसिटर की जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म हो गई है। अब ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने लिखे हैं आप वहाँ पे जाके डिराइव करोगे, आपको भी डायरेक्ट ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कंडक्टर्स के लिए फोर्स नहीं होता है, प्रेशर, प्रेशर डिफाइन किया जाता है। कंडक्टिंग सरफेस के लिए जैसे कंडक्टर है, कोई भी शेप का हो सकता है, तो इसके जैसे छोटे से पार्ट के ऊपर, छोटे से पार्ट के ऊपर बाकी जो पार्ट है वो कितना प्रेशर जनरेट करता है, अपन फोर्स डिफाइन नहीं कर सकते, अपन प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, और ये होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रेशर, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल प्रेशर, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, ठीक है। दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रेशर। और ये कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है। अगर मैं प्रेशर की बात कर लूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए का मतलब सिग्मा इनटू ई। अब यहाँ पे ई एवरेज यूज किया जाता है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया जाता है। तो बाहर कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर कितना होता है 0। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रेशर हो गया। अब आप इसको जो जिस भी तरीके से डिनोट करना चाहो कर सकते हो। इस पर भी क्वेश्चन शायद एक बार पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर है ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है। कैसे आया वो भी मैंने बता दिया, पर आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। यहाँ पे एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग से जो एनर्जी का जो लॉस वगैरह है उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए, वरना फिर आपका इलेक्ट्रोस्टेट बिफोर द डाइलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगा, मतलब पोलराइजेशन बचेगा, लेकिन पोलराइजेशन मतलब डाइलेक्ट्रिक में ही आ गया एक तरीके से। आप बता देना आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो, आज के लिए उतना ही रिवाइज कराएंगे, है ना।
चलें आगे। देखो अब कैपेसिटर पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं एक दो, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक कैपेसिटर है, क्वेश्चन है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड, इसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैरड। ओके, इस कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, इसको मैंने 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, क्यू discharge capacitor is connected with neutral capacitor of 30 microfarad, then find the charge and voltage for the both capacitor after the reconnection। ओके, 30 माइक्रोफैरड, पहले मैंने क्या किया, 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था, उसको चार्ज कर लिया मैंने 3 वोल्ट की बैटरी से। क्या कहा, ए 10 माइक्रोफैरड capacitor is charged with a 3 volt battery, and then after charging the capacitance we have removed this battery and connected this capacitor with an another capacitor which is neutral initially। okay, और ये कितना है 30 माइक्रोफैरड है, कितना है 30 माइक्रोफैरड है, और ये आपका 10 माइक्रोफैरड है। तो इनिशियली ये क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर। बोला रिकनेक्शन के बाद इनके ऊपर कितना कितना चार्ज आया वो बताइए, और इन पे कितना कितना वोल्टेज आया वो बताइए। तो वोल्टेज दोनों पे बराबर रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट करोगे आप, ठीक है, तो वोल्टेज दोनों का सेम ही आएगा। अब ये चीजें आपको बराबर रहेगा, ये सब चीजें बहुत कॉमन सी चीजें कि आप इस तरीके से रिकनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल बराबर रहेगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगी क्वेश्चन में। अच्छा, तो करें, क्वेश्चन करते हैं। तो इस कैपेसिटर पे जब आपने इसको चार्ज किया यहाँ पे बेसिकली, तो इस पे चार्ज कितना आया, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना आया, टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू C इंटू V आएगा। Q कितना आया यहाँ पे, C है, इसका 10 माइक्रोफैरड 3 वोल्ट है, तो 30 माइक्रोकुलाम। अब जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया, तो मान लीजिए इस पे चार्ज आ गया Q1, इस पे आ गया Q2, तो टोटल जो चार्ज है वो कितना रहना चाहिए, कैपिटल Q के बराबर रहना चाहिए, क्योंकि चार्ज कहीं जा थोड़ी रहा है, चार्ज कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, चार्ज कंजर्व क्वांटिटी, पहली इक्वेशन तो ये बन गई। तो ओके, और दूसरा क्या है कि इन पे वोल्टेज बराबर रहनी चाहिए, तो Q इक्वल टू कितना होता है, CV होता है। क्या होता है, CV, तो Q1 इक्वल टू C1V और Q2 इक्वल टू C2V, क्योंकि वोल्टेज दोनों पे सेम ही है। तो यहाँ से रिलेशन कुछ अपन लिख सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू Q1 अपॉन C1 बराबर होना चाहिए Q2 अपॉन C2 के। तो यहाँ से आपके दो रिलेशन आ गए, दो वेरिएबल है Q1 Q2, इजीली काम हो जाएगा ना, नहीं भी होगा तो मैं करके दे रहा हूँ। तो Q1 अपने को नहीं पता है, ठीक है, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 10 है, C2 3 है, तो 3 टाइम्स ऑफ Q1 बराबर हो गया Q2 के, 3 टाइम्स ऑफ Q1 किसके बराबर हो गया, Q2 के बराबर हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट उठा के यहाँ रख दीजिए, तो Q2 की जगह मैं कितना रखूंगा, 3Q1 रखूंगा, तो 4Q1 कितना हो गया, कैपिटल Q हो गया, तो Q1 कितना हो गया, Q बाई 4, Q कितना था 30 बाई 4 माइक्रोकुलाम, तो Q1 कितना आ गया आपका 7.5 माइक्रोकुलाम। तो आपका जो पहला था उस पर कितना बच गया, 10 नहीं बचा, कितना रह गया है अब आपका पास, सिर्फ 7.5 माइक्रोकुलाम, जो बच गया वो इस पे चला गया, कितना 22, टोटल कितना था 30 था ना, 22.5 माइक्रोकुलाम। बाकी आप ये वैल्यू Q1 की वैल्यू उठा के वापस यहाँ रखोगे तो आ भी जाएगा ना, 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22.5। ओके, ठीक है, तो आपके पास क्या पता चल गया, दोनों के क्या पता चल गए, दोनों के चार्ज आपको पता चल चुके हैं। वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वोल्टेज दोनों के बराबर ही होंगे, V1 अपॉन V2, कोई भी एक ले लो, Q1 अपॉन C1 ले लो, चाहे Q2 अपॉन C2 ले लो। तो Q1 कितना 7.5, C कितना है 10, ये माइक्रोकुलाम था, ध्यान रखना 7.5 माइक्रोकुलाम, और ये माइक्रोफैरड है, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.75 वोल्ट, कितना हो जाएगा 0.75 वोल्ट। तो इन पे वोल्टेज कितना रहेगा 0.75 वोल्ट, और इन पे चार्ज 7.5 और 22.5 माइक्रोकुलाम। ओके, तो इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब कॉमन सेंस की बातें क्या है, जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जब
एक को आपने चार्ज किया, दूसरे को चार्ज नहीं किया है, और आप उनको कनेक्ट करोगे तो उस कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज आएगा जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो देखो इसका ज्यादा था तो इसके ऊपर ज्यादा चार्ज आया है, इस पे इसका कैपेसिटेंस कम था तो इस पे कम आया। ये थोड़ी कॉमन सेंस है, तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में भी मदद मिलेगी, मतलब आप अगर डायरेक्ट करना चाहो तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको डायरेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मेथड भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। डायरेक्ट करने के चक्कर में आप गलत कर दोगे, तो कृपया उस मेथड को ना करें, ठीक है? समझ गए ना मेरी बात? तो ये तरीका समझ में आया या नहीं आया, ये बता दीजिए मुझे। और ये बताओ, पहले जो इनके कनेक्शन से पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी क्या सेम है या अलग अलग है? सेम है या अलग अलग है? देखो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले एनर्जी 1/2 सी कितना है, 10 माइक्रोफैरड इंटू वी स्क्वायर मतलब 9, 45 माइक्रो क्यू इंटू वी मतलब जूल, माइक्रो जूल, 45 माइक्रो जूल, ओके। और बाद की बात मैं अगर करूं तो पैरेलल है, पैरेलल में C1 प्लस C2 नेट हो गया 40, तो 1/2 इंटू 40 और वी स्क्वायर नथिंग बट 0.75 का स्क्वायर। तो जहाँ तक मुझे लगता है 20 और 0.75 का स्क्वायर करोगे तो वोल्टेज कम ही आएगा, मतलब 20 से भी कम एनर्जी आएगी। यहाँ पे 45 माइक्रो कूलम, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। यहाँ पे देखो 45 माइक्रो जूल एनर्जी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो 20 और ये 0.75 का स्क्वायर करोगे तो एक से छोटा ही नंबर आएगा, तो मतलब ये एनर्जी जो है वो 10 से भी कम आएगी, 10 माइक्रो जूल से भी कम आएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इस रिकनेक्शन में एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो ये भी पूछ सकता है कि इसको चार्ज करने के बाद आपने इसको कनेक्ट किया तो कितनी एनर्जी का लॉस हो गया। तो लॉस ऐसे निकाल सकते हो, इसकी एनर्जी प्लस माइनस कर देना इसकी एनर्जी से, तो एनर्जी लॉस भी पूछा जा सकता है। तो एनर्जी लॉस भी समझ में आया या नहीं आया ये भी बताइए। ओके, अब जरूरी नहीं है हमेशा दूसरा कैपेसिटर क्या दे, डिस्चार्ज ही दे। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा दूसरा कैपेसिटर डिस्चार्ज ही दे, हो सकता है दूसरा कैपेसिटर भी चार्ज दे दे, ठीक है? जैसे अभी मैं बता देता हूँ आपको एक क्वेश्चन। लेकिन जब दूसरा दोनों कैपेसिटर चार्ज होंगे तो उस केस में दो सिचुएशन बन सकती हैं, दो सिचुएशन बन सकती हैं। जैसे मान लो एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड का, एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड का, और इसको मैंने 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया हुआ है। एक कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरड का और इसको मैंने मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया हुआ है, ठीक है? चार्ज होने के बाद ये C1 है ये C2 है और मैं इनको कनेक्ट करता हूं तो दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक तो क्या बन सकता है, जैसे मान लो इसकी ये पॉजिटिव प्लेट होगी, नेगेटिव प्लेट होगी, ये पॉजिटिव प्लेट होगी, नेगेटिव प्लेट होगी, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करूं, एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है। एक वो ऐसे कह सकता है कि इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि पहले की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब पहले की पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ना C1 C2। तो दोनों ही प्रॉब्लम अलग अलग रहेंगी। हेलो, हाँ मैं अभी क्लास में हूँ, ओके? आप अभी थोड़ी देर बाद कॉल करना, ओके? समझ रहे हो ना? हाँ भाई, तो मतलब एक ही प्रॉब्लम के यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं। फर्क क्या रहेगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। यहाँ पे आप Q1 निकालोगे, C1 V1, ठीक है? यहाँ पे Q2 निकालोगे, C2 V2, ठीक है? अब अगर आपने सेम कनेक्ट किया है तो जो आप टोटल चार्ज लिखोगे वो Q1 प्लस Q2 लिखोगे। आपने अपोजिट चार्ज किया है तो इसको Q1 माइनस Q2 लिखोगे। समझ गए? बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम कैलकुलेशन होगी, बाकी कैलकुलेशन सेम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताइए? कोई डाउट है तो बताइए। एनर्जी लॉस किस में ज्यादा होगा? एनर्जी लॉस इस केस में ज्यादा होगा। मतलब सारी चीजें सेम ले लूं, बस एक बार मैं सेम बैट कनेक्शन टर्मिनल जोड़ूं, एक बार अपोजिट जोड़ूं, तो एनर्जी लॉस में ज्यादा होगा। ये मेरा कॉमन सेंस कह रहा है, बाकी आपकी कैलकुलेशन से भी अगर कहोगे तो करके बता देंगे।
विकास कह रहा था सर लॉस फिर से। तो देख विकास, पहले कैपेसिटर था एक C1, इसको मैंने V1 से चार्ज किया, मान ले 3 वोल्ट से चार्ज किया था, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 C, इसका जो भी था 10 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज 3 का स्क्वायर 9, तो ये 545 माइक्रोजूल। माइक्रोफेरेड ये वोल्ट था तो माइक्रोजूल आ गया, ठीक है। उसके बाद वापस में नेट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया C1 प्लस C2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। अरे सीरीज में तो क्या होता है कैपेसिटर में 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, ये चीज तुम्हें बताना भूल ही गया, बताओ, है ना। और पैरेलल में क्या होता है, सी पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया 10 प्लस 30 यानी कि 40, और वोल्टेज कितना आया था 0.75 का स्क्वायर। तो पहले एनर्जी इतनी आ रही थी, बाद में एनर्जी इतनी आएगी, और ये एनर्जी 10 वोल्ट से 10 माइक्रोजूल से कम आएगी, क्योंकि 20 हो जाएगा, मतलब 20 से कम आएगी, 10 नहीं सॉरी 20 से कम आएगी, है ना 20, क्योंकि 20 है, ये एक से छोटा नंबर आएगा, एक से छोटा नंबर आएगा तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 20 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये 45 है और ये 20 से कम आएगा, है ना। तो मतलब एनर्जी कम हो गई है, तो एनर्जी का लॉस हुआ है, जब आपने इसको रिकनेक्ट किया तो एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो आप इसमें से ये घटा दोगे तो आपको कितनी एनर्जी लॉस हुई वो पता चल जाएगा। ओके विकास। टुमारो टाइमिंग इज 1:30 PM, ओके 1:30, बाकी मैं मैसेज कर दूंगा, मतलब 2 बजे के अराउंड तो स्टार्ट हो ही जाएगी, 2 बजे तक तो फिक्स है, बाकी 1:30 पे ही कोशिश करूंगा मैं, 2 PM तो डेफिनेटली क्लास स्टार्ट कर देंगे अपन, डेफिनेटली। तो इस तरीके के क्वेश्चन कर दोगे क्या अलग अलग वाले, या करके बताऊं, बताओ हाँ या ना बोलो, वरना फिर क्लास खत्म करते हैं, आज आज के लिए इतना ही। चलो मैं आपको दे देता हूँ, आप ट्राई करना, नहीं होगा तो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा अपना जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसका जितना उपयोग किया जाता है ये उतनी ही बढ़ती चली जाती है। बड़े बुजुर्गों ने कही है ये बात, मैंने नहीं कही है, तो मैं उनका क्रेडिट तो नहीं खाऊंगा, ठीक है। At a capacitor of capacity C is connected to a battery of voltage V. There is another capacitor. Okay. देखिए मैं सारा डायग्राम में बता रहा हूँ क्वेश्चन, मैं वर्ड नहीं लिखूंगा, ये C है, इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंट 2 टाइम्स ऑफ C है, और इसको मैंने 2 वोल्ट 2 टाइम्स ऑफ V, यानी इसका जितना वोल्टेज था उसका डबल से चार्ज किया है। Then disconnected them from batteries and connect disconnect either in such a way that plate of first capacitor connect with the negative plate, मतलब इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, मतलब इनको इस तरीके से कनेक्ट किया, सी ये 2C चार्ज होने के बाद इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। अब आपको करना क्या है, इस पे चार्ज मान लीजिए Q1, इस पे चार्ज मान लीजिए Q, या फिर पहले आप जो भी मानना चाहो, मतलब मुझे आपको क्या बताना है, कनेक्शन के बाद एनर्जी कितनी है, और कनेक्शन से पहले, मतलब इनके खुद के कनेक्शन से पहले, है ना, एनर्जी कितनी है, ये दोनों वैल्यूज आप मेरे को सोल्व करके भेज देना, क्योंकि अगर आप ये निकालते हो इसका मतलब आपको इनकी वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, वोल्टेज तब कैलकुलेट होंगी जब चार्ज पता होगा, तो इसका मतलब अगर एनर्जी पूछ लेते तो आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी। तो ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया है, अगर ये क्वेश्चन आप कर देते हो, मतलब कैपेसिटर का किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा आप लोग कर दोगे, ओके। इफ एनीवन हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, अदरवाइज हैव अ गुड नाइट।
ओके, सी यू टुमारो। पढ़ते रहना भैया ना, रोज रोज याद नहीं दिलाना पड़े मुझे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो।